आज चंपावत दौरे पर सीएम धामी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के उद्घाटन के साथ बारही मेले का भी करेंगे शुभारंभ। तिरंगा यात्रा में भी होंगे शामिल। लक्सर में कोल्ड ड्रिंक एजेंसी में चोरों ने की सेंधमारी। अंधेरे में उड़ाया दुकान से लाखों का सामान। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कनखल में पिस्तौल से खेलना पड़ा युवक को भारी। गोली चलने से हुआ घायल। गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने निकाली अगस्त क्रांति यात्रा। विधायक समेत सैकड़ों लोग हुए यात्रा में शामिल। और लक्सर में टला बड़ा हादसा। लोटर और एम्बुलेंस की हुई बीच सड़क में भिड़ंत। लोगों की सूझबूझ से बची सभी की जान। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंपावत देहरादून की खबर के साथ, जहां उत्तराखंड में भाजपा की नई टीम जल्द आएगी अस्तित्व में। हरिद्वार जिले में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव से पहले नई टीम की घोषणा हो सकती है। प्रदेश संगठन और जिलों में अधिकांश पदाधिकारियों के बदले जाने की संभावना है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। नई टीम के गठन को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ मंथन का दौर जारी है। तो देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड में भाजपा की नई टीम जल्द अस्तित्व में आएगी। हरिद्वार जिले में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव से पहले नई टीम की घोषणा हो सकती है। तो प्रदेश संगठन और जिलों में अधिकांश पदाधिकारियों के बदले जाने की संभावना भी बनी हुई है। वहीं भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। सुगबुगाहट तेज हो गई है नई टीम को लेकर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विश्व लाइव जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। कैलाश, नई टीम का गठन जल्द हो जाएगा। सुगबुगाहट और भी ज्यादा तेज हो गई है क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली दौरे पर हैं। बिल्कुल, देखिए महेंद्र भट्ट दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री भी कल दिल्ली दौरे पर थे और मुख्यमंत्री ने इस दौरान केंद्रीय मंत्रियों से बात की थी, जो संगठन के जो आला नेता हैं उनसे यहाँ पर मुलाकात की थी। और अभी जो महेंद्र भट्ट हैं, जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो अभी भी दिल्ली प्रवास पर हैं। तो जाहिर तौर पर ये सुगबुगाहट होने लगी है कि जो पुराने जो लोग हैं संगठन में, जो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उनका भी यहाँ पर उनको चेंज किया जा सकता है। नए लोगों को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। और उसको लेकर जो टीम है, उस टीम को लेकर भी चर्चाएं तेज हो चली हैं। उसके अलावा जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हरिद्वार जनपद में होने हैं, उसको लेकर भी कल बैठक हुई है प्रदेश अध्यक्ष की। और किस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल करे, बीजेपी बढ़त हासिल करे, तो लगातार उसको लेकर ये दौर यहाँ पर रहा, कल जारी रहा। मुख्यमंत्री से भी इस बारे में चर्चा हुई। हालांकि मुख्यमंत्री सिर्फ एक दिन वहां रुके थे, उसके बाद देर शाम को वो खटीमा पहुंच गए थे। कुमाऊं दौरे पर वो थे राखी के कार्यक्रम में। लेकिन अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, वो दिल्ली में है। तो जाहिर तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो टीम है बीजेपी की, उस टीम में बदलाव हो सकता है, उस टीम में चेंज हो सकता है और कुछ नए लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती है। बिल्कुल, अगर कैलाश बदलाव भी किए जाते हैं तो किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाएगा? और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हमने देखा था आरक्षण का मामला जो था वो लंबित था और लगातार हम देखा भी कि विपक्ष हमलावर रही है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। तो ऐसे भी क्या जानकारी? देखिए, जाहिर तौर पर जो आरक्षण का मामला है वो लंबित है, लेकिन ये मामला विचाराधीन न्यायालय में है। तो जाहिर तौर पर न्यायालय ही जो इसमें जो भी निर्णय देगा वो सबको मानना होगा, क्योंकि न्यायालय का जो निर्णय होता है वो सर्वोत्तम होता है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से अगर बात करें तो संगठन की ये कोशिश होगी कि संगठन को मजबूत किया जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये पहला चुनाव है, क्योंकि जब वो ताजपोशी हुई थी तो ये सबसे पहली और बड़ी चुनौती उनके आगे है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किस तरीके से पार्टी को जीत दिलाई जाए। उसके बाद जो आगामी जो चुनौतियां हैं, 2023 में नगर निकाय के चुनाव पूरे प्रदेश में होने हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन सबसे बड़ा और पहला इम्तिहान उनका यही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में किस तरीके से बीजेपी अपनी भूमिका निभाती है। और उसके अलावा जिस तरीके से संगठन की लगातार बात की जा रही है, क्योंकि आपसी गुटबाजी साफ तौर पर देखी जाती है किसी भी दल में, और बीजेपी में भी आपसी गुटबाजी तब देखी गई थी जब मैदानी दल के जो नेता थे वो हावी हो गए थे अन्य दलों पर। तो कहीं ना कहीं
ये एक सबसे बड़ी वजह रही थी कि नाराजगी के कारण ही मदन कौशिक को हटाना पड़ा था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से। और अब जो महेंद्र भट्ट है, क्योंकि महेंद्र भट्ट एक ब्राह्मण चेहरा है, गढ़वाल से ताल्लुक रखते हैं और हमेशा ही ये कोशिश है और ये होता आया है उत्तराखंड की राजनीति में कि अगर ठाकुर अगर मुख्यमंत्री है तो ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, मुख्यमंत्री अगर कुमाऊं से हैं तो जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे वो गढ़वाल से होंगे। और ऐसे ही वाइस वर्सा दोनों प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की पदों पर तो है ही, साथ ही जो अन्य दल हैं, कांग्रेस की भी हम बात करें तो उसमें भी यही फॉर्मूला लागू होता है। तो कुल मिलाकर हर दल को, हर नेता को, हर कार्यकर्ता को साधने की कोशिश इस वक्त महेंद्र भट्ट की होगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके कंधों पर संगठन द्वारा दी गई है और इस जिम्मेदारी पर कैसे वो खरा उतरेंगे ये उनके लिए चुनौती। बिल्कुल कैलाश, और कल दिल्ली दौरे पर सीएम भी रहे थे और अभी प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली दौरे पर है, जिस तरीके से आपने बताया, तो कैबिनेट विस्तार को लेकर भी लगातार चर्चाएं गर्म है, उसको लेकर भी क्या मंथन हुआ होगा? बिल्कुल, देखिए कैबिनेट की पूरी सीटें यहाँ पर भरनी है और मुख्यमंत्री की कैबिनेट अभी भी अधूरी है, तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि कैबिनेट का विस्तार हो सके, क्योंकि देखिए 30 से ज्यादा विभाग हैं मुख्यमंत्री के पास और ये मुनासिब नहीं होता किसी भी मुख्यमंत्री के लिए। अगर इतने ज्यादा विभाग होंगे तो इतने विभागों को देख पाना, उनके कामकाज को देख पाना, तो जाहिर तौर पर जब विभाग किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के पास ज्यादा होते हैं तो उन विभागों में कामकाज हमेशा ठप हो जाता है या फिर यूं कहें कि उन कामों की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती। इसीलिए मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मंत्रिमंडल का फौरन तौर पर विस्तार हो और जाहिर तौर पर भले ही इस बात का खुलासा मुख्यमंत्री ने नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल जब मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर थे तो जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हुई है और उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी भी यहाँ पर राय ली गई है कि किन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि मंत्री उन्हीं को बनाया जाएगा जिन पे अपना पूरा एक्सपीरियंस होगा और खासतौर पर वो लोग जिनकी छवि स्वच्छ होगी, साफ। जी चलिए, आप बने रहिए कैलाश, हमारे साथ आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां युवाओं को गांव में ही रोजगार देगी सरकार। कम पढ़े लिखे 8,000 युवाओं को रोजगार देगी सरकार। जल जीवन मिशन के तहत आईटीआई, पॉलिटेक्निक में प्लम्बर की और मिस्त्री की ट्रेनिंग दी जाएगी। पेयजल योजनाओं के रखरखाव, नए कनेक्शन, पुराने कनेक्शन से जुड़े काम युवा करेंगे। प्रदेश भर में जल जीवन मिशन के तहत छोटी बड़ी मिलाकर 16,151 परियोजनाएं बन रही हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। कैलाश, लगातार हम देखते हैं राज्य सरकार की यही कोशिश रहती है कि युवाओं को किस तरीके से रोजगार उपलब्ध हो सके, और अब यहां पर रोजगार देने की तैयारी में है सरकार, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई है और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री की तारीफ इस पूरे मामले में बनती है, उत्तराखंड सरकार की तारीफ बनती है, क्योंकि पलायन रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम इस वक्त मुख्यमंत्री ने उठाया है कि जो गांव के जो बेरोजगार लोग हैं उन लोगों को रोजगार उनके गांव में ही दिया जाएगा और सोच समझ के फैसला लिया गया है। जिस तरीके से जल जीवन मिशन के तहत जो योजनाएं बनाई गई हैं, 16,000 से ज्यादा ये योजनाएं हैं और 8,000 से ज्यादा बेरोजगार युवा होंगे जो अपने ही गाँव में जिन लोगों को काम मिलेगा, चाहे वो नल ठीक करने की बात हो, नलकूपों को ठीक करने की बात हो, जो गांव में जो टैंक बनाए जाते हैं उनके रिपेयरमेंट की बात हो, तो छोटे छोटे जो काम हैं इन कामों के जरिए उन युवाओं को रोजगार यहाँ पर दिया जाना है, जिसके चलते वो लोग अपने ही गांव में रहें, उन लोगों को यहाँ पर पैसा उन लोगों को मिल सके, उनकी कमाई का एक जरिया बन सके। और निसंदेह अगर उन लोगों को रोजगार अगर गांव में ही मिलता है तो पलायन भी इससे रुकेगा। जो शहरी जो इलाके हैं, शहरी इलाकों में बोझ कम पड़ेगा और इससे जो सुरक्षा की दृष्टि को लेकर जो लगातार बात होती है, क्योंकि उत्तराखंड की हम बात करें तो कई ऐसे जिले हैं जो सीमांत जिले हैं जो सीधे चाइना के बॉर्डर से लगते हैं और वहां पर जब वो गांव खाली हो गए थे तो वहां पर सुरक्षा का एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा था। लेकिन ऐसे इलाकों में जब इन योजनाएं को धरातल पर उतारने की सरकार कोशिश करेगी, जब वहां के बेरोजगारों को वहीं पर रोजगार दिया जाएगा, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां के जो लोग होते हैं, खासतौर पर जो मवेशी चराने वाले लोग होते हैं, जो गांव में जो ग्रामीण होते हैं, जब वो अपने मवेशियों को चराने जाते हैं तो उनकी नजर रहती है बॉर्डर एरियाज पर और वही जाके सूचना देते हैं सेना को, सरकार को। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप सरकार द्वारा उठाया गया है कि भले ही रोजगार दे रहे हैं तो लेकिन रोजगार के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि और पलायन रोकने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। बिल्कुल कैलाश, कितने युवाओं को इससे सीधा फायदा होगा? जिस तरीके से जानकारी है कि पहले चरण में 8,000 युवाओं को इससे जोड़ा जाएगा और उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
देखिए, फिलहाल शुरुआत इस वक्त 8,000 युवाओं से है कि युवाओं को ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी कि कैसे उन लोगों को काम करना है। लेकिन अगर ये योजना धरातल पर अगर सही उतर पाती है, सफल हो पाती है, तो अन्य कई जो बेरोजगार हैं उनको भी अलग अलग क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ जल मिशन के तहत ये काम हो रहा है। लेकिन उसके अलावा कई ऐसे विभाग हैं जिन विभागों के तहत स्कीम्स चलती हैं पूरे प्रदेश में, तो जाहिर तौर पर उन विभागों द्वारा भी ये पहल की जाएगी और हम समझते हैं कि हजारों की तादाद हो सकती है युवाओं को रोजगार से जोड़ने की, जो सरकार का अहम कदम। बिल्कुल कैलाश, इससे मुख्य अगर हम देखें समस्या जो रहती है, पलायन लोग करते हैं, युवा रोजगार की तलाश में अन्य शहरों का, अन्य राज्यों का रुख करते हैं, ऐसे में पलायन भी रुक सकेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा ये एक चैलेंज है किसी भी सरकार के लिए, न सिर्फ उत्तराखंड के लिए, भले हम किसी भी राज्य की बात करें, कि आदमी तभी दूसरी जगह पलायन के लिए करके जाता है जब उसको रोजगार यहाँ पर चाहिए होता है, उसको बच्चों की शिक्षा चाहिए, उसको अस्पताल की सुविधा चाहिए। और पहाड़ों में ये सुविधाएं बहुत कम मिल पाती है, पहाड़ों में इन चीजों का अभाव बहुत ज्यादा रहता है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, सड़कों की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर रोजगार की बात हो। और जाहिर तौर पर जब रोजगार उस युवा को अपने गांव में मिलेगा तो उसकी कोशिश यही रहेगी कि वो वहीं पर रुक सके, जो स्कूल के जो विद्यालय, जो सरकारी विद्यालय है, माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय, वहां पर अपने बच्चों की एजुकेशन वो दिलवा सके। तो ये एक प्रयास अच्छा है सरकार का कि गांव में ही यहाँ पर जो बेरोजगार हैं, बेरोजगारों को यहाँ पर रोजगार से जोड़ना, और रोजगार से अगर बेरोजगार जुड़ते हैं अपने गांव में तो जाहिर तौर पर वहीं पर वो शिक्षा उनके बच्चे ग्रहण करेंगे, रोजगार उनको मिलेगा ही। साथ में जो पलायन रोकने का जो पहल सरकार द्वारा की जा रही है, ये पलायन की पहल रोकने की एक बहुत बड़ी कामयाबी सरकार को मिल पाएगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश, और तमाम जानकारी के लिए। चंपावत से खबर है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा है। आज 12:30 बजे बाराही धाम देवी धुरा में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। 5:30 बजे अमर शहीद विनीत चौड़ा कोटी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। भाजपा के पूर्व विधायक पूनम फर्त्याल के घर भी सीएम जाएंगे। पूर्व विधायक की माता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए सीएम जाएंगे। चंपावत में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का भी शुभारंभ करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लक्ष्मण फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, चंपावत दौरा है आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का, क्या जानकारी? प्रसिद्ध देवी धुरा का जो प्रसिद्ध मां बाराही का मंदिर है, तो वहाँ जो प्रसिद्ध बगवाल मेला जो है लगा है, जिसमें बगवाल खेली जाएगी, यानी कि पत्थरमार लड़ाई खेली जाएगी, जिसको देखने के लिए जो आज सीएम धामी जी जो प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मां बाराही पे सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो काफी गहरी आस्था है, तो आज वो 12:30 बजे जो है सीएम देवी धुरा पहुंचेंगे और मुहूर्त के हिसाब से 1 से 1:30 बजे के बीच बगवाल खेली जाएगी, पत्थरमार लड़ाई। तो सीएम पहले मां बाराही के दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, उसके बाद बगवाल का जो है और दर्शकों के साथ आनंद लेंगे। जी चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए लक्ष्मण। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का चंपावत दौरा है। 12:30 बजे बाराही धाम देवी धुरा में जनसभा को सीएम संबोधित करेंगे। इसके साथ ही 5:30 बजे अमर शहीद विनीत चौड़ा कोटी के परिजनों से भी वो मुलाकात करेंगे। पिरान कलियर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जसवा बाला के स्मार्ट क्लासरूम में चोरी करने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। विद्यालय के प्रधान अध्यापक पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 6 अगस्त को वे विद्यालय बंद कर चले गए थे। सोमवार को स्कूल खुलने पर पता चला कि स्मार्ट क्लास से एक इन्वर्टर, बैटरी की बोर्ड, यूपीएस और म्यूजिक सिस्टम चोरी हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों को नहर टहरी कलियर के पास से गिरफ्तार किया है और इन्हीं आरोपियों के पास से पुलिस को चोरी का सामान भी मिला है। थाना अध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से उन्हें जेल भेजा जाएगा। लक्सर क्षेत्र में पशुपालक इन दिनों पशुओं में तेज रफ्तार से फैल रही लंपी नामक जानलेवा बीमारी से दहशत में हैं। इस बीमारी में पशुओं के शरीर पर मोटे मोटे
फफोले पड़ जाते हैं, जो मात्र एक रात गुजरते ही जख्म का रूप ले लेते हैं, जिसके बाद पशुओं की हालत दिन व प्रतिदिन बिगड़ती जाती है। पशुपालक इस बीमारी को लेकर गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। क्षेत्र में फैल रही इस बीमारी से पशु चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। लक्सर के रायसी स्थित पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित चौधरी के मुताबिक क्षेत्र में ये बीमारी पहली बार देखने को मिली है। ये एक विषाणु जनित और बेहद भयानक रोग है। पशु चिकित्सा विभाग को इससे मुकाबले के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कुछ दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं, जिनके सहारे इस पर काबू पाने की भरपूर कोशिश भी जारी है। पशु चिकित्सकों द्वारा गांव-गांव जाकर कैंप लगाकर वैक्सीनेशन भी कराया जा रहा है। क्षेत्र में भोगपुर और जो नजदीकी गांव है टांडा मजादा बाड़ी की, इनमें लंपी स्किन डिजीज के कुछ केस पाए गए हैं, जिसका सैंपलिंग कराने के बाद IVRI से कंफर्म हुआ है कि ये लंपी स्किन डिजीज फाइनल हुई है कि कंफर्म हुई है, हमारे यहाँ पाई जा रही है। और उसके लिए हम सरकार की तरफ से दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हुई हैं, जो हम उनका दवाई उपचार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो उसके समीप में जो गाँव हैं भोगपुर के नज़दीक, जैसे बाड़ी की है या इस तरह बिक्रमपुर और इधर निरंजनपुर, इस तरफ हमने टीकाकरण का कार्य स्टार्ट कर दिया है। और जो भी संबंधित हमें पता लग रहा है कि पशु बीमार हैं, उसका उपचार हम लोग कर रहे हैं और साथ में टीकाकरण भी गोटपोक्स वैक्सीन का किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत जसपुर में 100 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने किया। यात्रा सुभाष चौक से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए वापस सुभाष चौक पर समाप्त हुई। अमृत महोत्सव के तहत जसपुर के 20,000 घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। हमारा जो तिरंगा है वो राष्ट्रीयता का प्रतीक है, हमारे राष्ट्रीय भावना के प्रतीक है, हमारे सम्मान का प्रतीक है। और जब हम 75 साल हमारे आज़ादी के हो गए, हमारे लिए बड़े गौरवान्वित होने का समय है कि ये समय हम देख रहे हैं, ये दिन हम देख रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्र के समस्त सम्मानित जनों द्वारा एक तिरंगा यात्रा, विशाल तिरंगा यात्रा जसपुर में निकाली जा रही है। रुड़की में दंपत्ति के अपने 2 बच्चों सहित जहर खाकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। चारों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है। ये मामला पिरान कलियर थाना क्षेत्र के सोहलपुर गांव का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार अभिषेक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाजार गया था। वहीं से लौटते समय उसने परिवार के सदस्य को फोन कर जहरीला पदार्थ खाने की जानकारी दी थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मार्केट करने गए थे, मैं शॉपिंग, मतलब जो सामान खरीदने चले जाए, तो फिर हमारे एक लड़के के पास में हमारे भतीजे के फोन आया, कहने लगा भाई मैंने भी जहर खा लिया, अरे ने भी खिला दिया, सबको खिला दिया, अपने दोनों बच्चों को भी खिलाया, अपने घर वालों को भी बना दिया। सोलपुर से आए थे, सोलपुर सिकरोडा गांव से। 2 बच्चियों को मेरे से जो पहले डॉक्टर साहब थे उन्होंने देख के रेफ़र कर दिया था, और ये महिला को मैंने रेफ़र किया है देख के उसकी गंभीरता को। जहर का मामला लग रहा है इसमें। कांग्रेस हाईकमान के आदेश के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे देश में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लैंसडाउन विधानसभा में अनुकृति गुसाई के नेतृत्व में भी भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई, जिसके पहले चरण में 10 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें तिरंगा हाथ में थामे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय के नारे लगाए। इस अभियान में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान का नेतृत्व कर रही अनुकृति गुसाई का कहना है कि भारत की विशेषता ही अनेकता में एकता है। इसी नारे के साथ हमने इस अभियान की शुरुआत की है ताकि हम पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ सकें। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान के आदेश पर पूरे देश में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा 9 अगस्त से शुरू हो चुकी है, जो कि आगामी 15 अगस्त तक चलेगी। जो आज भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा यहाँ पर की गई, उसका उद्देश्य यही है कि एक संदेश देना है, जिस तरीके से भारत की जो खूबसूरती है, हमारे भारत का जो अस्तित्व है, वो भारत की अखंडता में है। जैसे हम कहते भी हैं कि अनेकता में एकता में है। भारत एक सुंदर गुलदस्ता है जो पूरे विश्व भर में जाना जाता है। लालकुआ में वन विभाग की डॉली रेंज की टीम ने रेत के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने रेत का परिवहन करते हाईवा ट्रक को पकड़ा है, जिसमें से 101 क्विंटल रेत जब्त की है। वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने कहा कि वन संपदा की चोरी और वन संपदा नियमावली का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिनों से पासपोर्ट क्षेत्र से अवैध सामान की विकास की बात सामने आ रही है। इसी को देखते हुए वन विभाग की टीम के द्वारा एक टीम
इसी के क्रम में रात में छापेमारी की गई और एक ट्रक को अवैध वनोपज का प्रयोग करवाया गया, वाहन को सीज कर दिया गया। भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। खबर लक्सर से है, जहां रक्षाबंधन के दिन शहर से लेकर गांव तक बाजारों में रौनक दिखाई दी। बाजार राखियों से सजे हुए नजर आए। बाजारों में बहन अपने भाइयों के लिए राखी खरीदते हुए नजर आई। इस बार दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने चाइनीज राखियों का बहिष्कार किया है। वहीं बाजार में राखी खरीदने आई वैष्णवी का कहना है कि हमने स्वदेशी राखी खरीदी है और चाइनीज राखियों का हम पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। चाइनीज राखी का तो सब परहेज ही करते हैं। बाकी बच्चे तो है डोरेमोन, छोटे भीम की राखी ज़्यादा लाइक करते हैं। वैसे तो ये भाई बहन का त्योहार है राखी, रक्षाबंधन। प्यार से मिलजुल कर आपस में भैया को राखी बांधने की बहनें। इंडियन जो लोग बनाते हैं खुद अपने हाथों से, वो राखियाँ पहनाओ अपने भाइयों को। बाहर का माल तो वैसे ही बेकार होता है, चाइनीज चीज़ें बेकार ही मानते हैं हमेशा से। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब खुद बना रहे हैं अपनी मेहनत से, उनकी राखी का तो पूर्ण रूप से बंद है। सिर्फ और सिर्फ सभी भाई दुकानदार हमारे भारत की राखी बनी हुई ले रहे हैं, भारत को ही आत्मनिर्भर बना रहे हैं और हम भी सपोर्ट भारत को ही करते हैं। अपनी जो बनाते हैं लोग बहन अपने घर में, उन्हीं राखी को देते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।